हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you find my videos helpful, you can let me know that by commenting below, liking my video and subscribing to my channel if you haven't done that. Okay, so let's get started. Heckler's veto cannot be allowed. All right. So this is an article as the name suggests. हम पिछले 2-3 दिन से रेगुलरली हिजाब केस जो चल रहा है उसमें क्या वर्डिक्ट आएगी, जस्टिस गुप्ता इज हियरिंग दिस केस, इस सब के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आज मुझे आपके साथ कुछ बहुत क्रूशल इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ आया है और द हिंदू में तो यहाँ पे आया ही है. मैं दोनों को साथ में डिस्कस करूंगी और उसके साथ में मुझे आर्टिकल 25 की निटिग्रिटीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बिल्कुल आपको याद रखनी है, समझनी है कि हर एक चीज का मतलब क्या होता है, मैं वो भी समझाऊंगी. सो बिफोर आई गिव अ कर्सरी रीडिंग ऑफ द आर्टिकल इटसेल्फ, आई थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स. फॉर दैट I will have to open the article 25. Okay, so let's do that. ओके, तो आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, क्या प्रोवाइड करता है एक्चुअली, कौन सी फ्रीडम प्रोवाइड करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ अ रिलीजन. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना लिख के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्यों लिखा है, मैं आपको ये बता देती हूँ. देखिए, जरूरी नहीं है कि एक इंसान किसी रिलीजन को फॉलो ही करता हो. एक इंसान क्या पता एथीस्ट हो या फिर सिर्फ अपनी जो अंदर की मोरालिटी, जो हमारे दिल की आवाज है, जो हमेशा सच बोलती है, उसको फॉलो करता हो, या किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हो जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से एस्क्राइब्ड ना हो. इसीलिए जब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रही थी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा जाना चाहिए या फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस लिखा जाना चाहिए, तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस बेसिकली एथीस्ट को अपने दिमाग में रख के लिखा गया था. फिर आता है रिलीजन की भी बात आती है. फ्री प्रोफेशन, सबसे पहले तो फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या है? देखिए, टू पुट इट सिंपली, प्रोफेशन मतलब क्या होता है, या फिर फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन का मतलब होता है डेक्लरेशन ऑफ फेथ इन अ पर्टिकुलर रिलीजन. मतलब बिल्कुल ऐसा ऐलान कर देना ओपनली. मतलब आप जिस तरह से बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो कि मैं हिंदू हूँ, या फिर मैं इस डीटी में बिलीव करता हूँ, या फिर मैं मुस्लिम हूँ, मेरा फेथ ये है. आप कुछ भी बोल सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. यू कैन डिक्लेयर पब्लिकली विच रिलीजन यू बिलीव इन. Then is practice of religion. What is practice of religion? That you follow certain rituals, festivals, you say certain prayers. तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप फ्री हो ये करने के लिए. फिर आता है propagation of religion. बहुत इंपॉर्टेंट. बहुत लोग इसको गलत समझते हैं. इसका जो मीनिंग है बहुत ही कई लोग नैरो लेते हैं. लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ रिलीजियस आइडियाज एंड ड्रॉइंग टू द टेनेट्स ऑफ रिलीजन सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर रिलीजन. मतलब कि आप अपने रिलीजन की बढ़ाई करना. देखिए, एडमायर तो हर कोई अपने भगवान की एडमायरेशन या फिर अपने अपने रिलीजन की कहीं कहीं ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट्स की ऑब्वियसली बोलते बोलते स्माइल आ जाना, या जैसे भी इस तरह से बताना कि सामने वाला ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाए आपके रिलीजियस टेनेट्स की तरफ. इसमें कुछ हर्ज नहीं है. यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजियस टेनेट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज वेल. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, बहुत लोग प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन से समझते हैं कि कन्वर्जन ही दिमाग में आ जाता है. इट्स नॉट ओनली दैट. ओके, तो आप ये नहीं समझ सकते. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो पूरा ये हिजाब केस का मुद्दा चल रहा है, इसीलिए हमें देखना है क्लॉज 1. आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate a religion. देखिए, इसमें 3 बातें लिखी है. पहला है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मोरालिटी, तीसरा है हेल्थ. ये ही 3 आप कह सकते हैं एक तरह से ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो सरकार लगा सकती है अगर आपके राइट टू रिलीजन को वो थोड़ा सा भी इंफ्रिंज कर पाए तो, किसी लॉ के तहत, किसी ऑर्डर के तहत. तो ये 3 ही रीजन हो सकते हैं आप पे किसी तरह का बैन लगाना या फिर किसी तरह की प्रैक्टिस से रोकना.
जैसे हिजाब के केस में बेसिकली पब्लिक ऑर्डर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। हम डिस्कस करेंगे पब्लिक ऑर्डर हिजाब के पहनने से क्यों रीजन दिया जा रहा है कि डिसरप्ट हुआ था, क्या कर्नाटका हाई कोर्ट का क्या कहना था इस चीज पे, और ये सब वगैरह हम देखेंगे अभी। लेकिन ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है इट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो दैट। वैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो हम वो फ्रेज पढ़ते हैं यूजुअली आर्टिकल 19 के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, राइट। वो डिफाइंड तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसे टाइम टू टाइम डिफाइन करता रहता है जुडिशियल रिव्यू करते करते कि ये रीजनेबल है या फिर नहीं रीजनेबल। इंटरनेट बैन लगाना आर्टिकल 19 का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ तो मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 25 से रिलेटेड। आप आर्टिकल 19 के 6 क्लॉजेस में कौन कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं आप प्लीज वो भी पढ़ें। जैसे एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर अगर मैं आपको बताऊं, शायद आप मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वो आप तब ध्यान देंगे जब आप पढ़ेंगे। तो अगर आप आर्टिकल 19 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें पब्लिक ऑर्डर 2 बार आ रहा है, 2 क्लॉजेस में आ रहा है। तो देखिए कौन से क्लॉजेस जाके प्लीज गो एंड लुक एट इट कि कौन से क्लॉजेस ऐसे हैं जो एक पब्लिक ऑर्डर को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन करते हैं। ओके, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। दूसरा क्लॉज क्या कहता है इसका, देखिए ये कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। मतलब इस आर्टिकल में आपको ठीक है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन अगर कोई सरकार इस तरह का लॉ बना चुकी है या सरकार बनाना चाहती है किसी तरह का भी लॉ, सब क्लॉज ए मतलब कौन सी तरह का लॉ, रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice। देखिए इकोनॉमिक, फिनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कहीं चीजें ऐसी होती हैं जो रिलीजन से उनका कोई लेना। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, यूजुअली जब हम सेक्युलर वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस प्रियम्बल आ जाता है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हम हर एक रिलीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। देखिए सेक्युलर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, जो भी चीज रिलीजन से रिलेटेड नहीं है वो सेक्युलर बन जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कैसे। जब महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन चलाया तो मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे रीजन क्या था। उन्होंने क्या बोला था कि जो नमक का कॉन्सेप्ट है, क्यों इसको हम सिंबल बनाते हैं कि हर एक कम्युनिटी इससे जुड़ जाएगी, क्यों इतना ज्यादा मैसिव सपोर्ट था हर एक धर्म हर एक जाति का महात्मा गांधी को, क्योंकि नमक का जो मुद्दा है वो एक सेक्युलर मुद्दा है। नाउ हाउ, क्योंकि अगर नमक आप नहीं बना सकते, ये एक ऐसी चीज है जो एक इतनी कॉमन चीज है, अगर कोई सरकार, जो ब्रिटिश राज उस टाइम पे था, नमक का ही यूजेज बैन कर रहा था कि आप नहीं कमर्शियली उसे बना सकते या यूज कर सकते सरकार की उसके बिना, उस पर भी आप पे टैक्स लगा रहे हैं, तो इकोनॉमी जो है, पावर्टी जो है, खाना जो है, इट कट्स अक्रॉस द रिलीजियस लाइंस। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर इंसान हर इंसान को अपना पेट भरना है, हर इंसान को टैक्स इक्वली अफेक्ट करता है। कोविड-19 की एग्जांपल लीजिए, कोविड-19 का क्या वो हिंदू, मुस्लिम या सिख या किसी जाति को देख के, या रिच और पुअर फॉर दैट मैटर, ऐसे नहीं आएगा। इट इज अ सेक्युलर फिनोमिनन विच विल अफेक्ट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन। सो दैट इज वाई इन तरह की किसी, अगर बाय चांस कोई ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस है जैसे नमाज पढ़े जाना, या फिर मंदिर में कोई आरती होती ही है हर साल, किसी जगह पे कुंभ का मेला लगता ही है, किसी तरह की भी रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर कोविड-19 आया जो कि सबको इक्वली अफेक्ट कर रहा है, अगर सरकार कह दे कि 1 साल तक कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई भी रिलीजियस प्लेस नहीं खुलेगी, तो आप अपने, यूजुअली अगर आपका जो रिलीजन है वो ये कहता है कि नहीं आप मस्जिद में जाके ही नमाज पढ़िए, या जैसे भी, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सरकार इंटरवीन कर सकती है उन समय पे जब इन तरह की कोई दिक्कतें आती हैं। उसमें अगर आपके एक रिलीजियस प्रैक्टिस को रोका जाए तो वो जस्टिफाइड है। ये इस क्लॉज का मतलब है। ओके, अब हम दूसरा सब क्लॉज पढ़ते हैं, सब क्लॉज बी देखते हैं, क्लॉज 2 का, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको चीज क्या याद रखनी है कि हिंदू वर्ड जो है वो मेंशन्ड है,
ठीक है, आर्टिकल 25 में बहुत ही प्रिसाइसली हिंदू वर्ड मेंशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द throwing upon of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। ठीक है, ये चीज आपको पता है कि जितने भी religious institutions जो public character के हैं, या फिर आप देख सकते हैं जैसे मथुरा में या फिर अक्षरधाम मंदिर या कैसे भी जितने भी मंदिर हैं, उनको हर एक क्लास और सेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए खोलना, किसी भी तरह का सोशल वेलफेयर या रिफॉर्म जो हिंदूज के लिए जरूरी है उस पर लॉ बनाना, ये सरकार का राइट है। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे लगाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें देखिए जिससे हमें पता चलता है वो हिंदू वाला जो वो एक्ट है सक्सेशन वाला, कि आप जो प्रॉपर्टी है वो विमेन को, पहले डॉटर को नहीं मिलती थी ऑन द डेथ ऑफ फादर, लेकिन उसके बाद अब उसमें भी तो इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट ने किया ही है। तो इन तरह का जो रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म, उसमें सरकार लॉस बना सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अब तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि आए दिन हम इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 भी ऐड की गई थी इस आर्टिकल में, तो वो भी हमें याद रखनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की उसमें भी इसे कोट किया है। देखेंगे कैसे, द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। ओके, कि मतलब अगर आप किरपान, आपको पता है एक कर्व्ड नाइफ होता है छोटा सा, जो सिख अपने जिन्होंने अमृत छका होता है वो अपने पास रखते हैं यूजुअली, तो अगर वो रखते हैं वो इंक्लूड किया जाएगा सिख रिलीजन में। अगर अभी मैं आपको 1925 सिख गुरुद्वारा एक्ट भी बताऊंगी जो आपको जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है वो भी बताऊंगी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है कि इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज रेफरेंस टू हिंदू शैल बी कॉन्स्टिट्यूड एज, देखिए इसका मतलब ये है कि हिंदू जहां पे शब्द लिखा है उस हिंदू में सिर्फ हिंदूज ही नहीं आते, सिख्स भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो जो सिख्स हैं बहुत टाइम से हम देख रहे हैं वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक रिलीजन सिखिज्म लिखा जाए, लेकिन ये एक बहुत डिबेटेबल इशू है क्योंकि कहीं इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर कोई हिस्टोरियंस देते हैं तो वो कहते हैं कि हिंदुइज्म से ही सिखिज्म का इमर्जेंस हुआ है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ डिबेट, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले टाइम पे शायद हम देख सकते हैं कि सिखिज्म अलग से मेंशन किया जाए, हिंदूज का पार्ट ना रहे, बट फॉर नाउ द वर्ड हिंदू रिटन इन आर्टिकल 25 includes Sikhs, Jains and Buddhists as well. Okay, so this was something I wanted to tell you. अब हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए, हिजाब का सड़क पे पहनना या कैसे भी पहनना, इट डज नॉट ऑफेंड पब्लिक ऑर्डर, पर क्या स्कूल इंटरवीन कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर कोई बच्चा हिजाब पहन के स्कूल में आता है? सुप्रीम कोर्ट मतलब ऐसे सवाल पूछती है अपने केस को आगे चलाने के लिए। एक फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली एडवोकेट ने, फिर वो एक सवाल पोज करते हैं जैसे मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो इस पे सीनियर एडवोकेट देवदत्त कमात का क्या कहना है, देखिए वो एक स्टूडेंट जिनका नाम है ऐशात शिफा, वो एक कर्नाटका की स्टूडेंट हैं जिन्हें हिजाब पहनने की वजह से क्लासरूम में नहीं घुसने दिया गया था और ये कहा गया था कि पब्लिक ऑर्डर को इन्फ्रिंज करता है ये प्रैक्टिस। तो उस टाइम पे इस पे सीनियर एडवोकेट का ये कहना है कि मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि स्कूल्स का क्या लेना देना है पब्लिक ऑर्डर डिसाइड करने में। पब्लिक ऑर्डर तो सरकार का काम होता है ना डिसाइड करना, स्टेट गवर्नमेंट इसमें एक्ट करे पब्लिक ऑर्डर के मुद्दे पे, तो मतलब स्कूल ने कैसे ऐसे बैन कर दिया कि आप नहीं आ सकते। और यही चीज यहाँ पे लिखी है, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। इफ आई वेयर अ हेड स्कार्फ एंड समवन इज ऑफेंडेड, देखिए क्या बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि पब्लिक ऑर्डर इन्होंने क्यों कहा था कि किसी के हिजाब पहनने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए जब हिजाब पहन के जब लड़कियां स्कूल गई तो उस टाइम पे क्या हुआ, तो स्कूल वालों ने ऐसा कहा और ऐसा हुआ भी, उन्होंने कहा कि ठीक है आज आप हिजाब पहन के आ रहे हो, कहीं बाकी बच्चे और होंगे जो लड़के वगैरह वो कहेंगे कि हम ठीक है सैफरन शॉल्स पहन के आएंगे, ठीक है वो हिंदुइज्म को डिपिक्ट करेंगे, आप मुस्लिम को अपने रिलीजन को डिपिक्ट करेंगे, तो फिर ऐसे तो पब्लिक ऑर्डर बहुत इन्फ्रिंज हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगी, बहुत कुछ उन्होंने बोला। तो एडवोकेट का ये कहना है, देखिए एक इंसान जो हिजाब पहनता ही है, ठीक है हिजाब करता ही है, वो अगर जा रहा है जहां भी तो वो नेचुरली कर रहा है, वो किसी को दिखाने के लिए कि मैं अपने रिलीजन को इतनी स्ट्रांगली मानता हूँ इसलिए नहीं हिजाब पहनता कोई, वो ऑलरेडी वो लड़कियां हमेशा से हिजाब कर रही हैं, तो वो एक
ऑनेस्ट बिलीव है उनका, ऑनेस्ट और इनोसेंट वो जो अपना रिलीजन में बिलीव करती है इसीलिए। लेकिन ये जो सैफरन शॉल्स वाली बात है जो उस टाइम पे लोगों ने ली थी, वो दिखाने के लिए कि अगर आप अपने रिलीजन को मानते हो मैं भी, तो वो डिसऑनेस्ट वो हो जाता है अपने रिलीजन में। आप तो किसी को ऐसे दिखाने के लिए वो कर रहे हो, बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है। ये इन एडवोकेट का कहना है, आई एम जस्ट स्टेटिंग हिज पॉइंट्स, ओके। तो यही चीज इसमें लिखी है। और ओके, मिस्टर कमाल सेड दैट एवरी प्रैक्टिस मे नॉट बी एन एसेंशियल। ओके, फिर देखिए इसमें आपको पता है कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो हिजाब करना है दैट इज नॉट अ कोर और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो फिर इन्होंने ये कहा है ठीक है, बहुत सारी ऐसी हम मानते हैं ठीक है नहीं है हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की, लेकिन बात ये है कि ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो कड़ा पहन के स्कूल जाते हैं, बहुत बच्चे हैं सुबह पूजा करके माथे पे तिलक लगा के स्कूल जाते हैं, तो वो कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस है? या कोई भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस नहीं है। कई बच्चे कड़े इसलिए पहनते हैं, कई लोग कड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बस दे विल बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑलमाइटी। तो ये कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस है? बस वो पहनते हैं, उस पर तो कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर इस पे क्यों इतनी रोक टोक आ रही है? मतलब ठीक है एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं भी है पर आप रिस्ट्रिक्ट थोड़ा, इट डजंट मीन कि यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट, व्हाट इज द पॉइंट इन डूइंग दैट? तो ये एक और चीज देखिए, आर्टिकल 25 का इन्फ्रिंजमेंट तो इन्होंने बता दिया। फिर एक एडवोकेट है निजाम पाशा, इनका ये कहना है कि जो मुस्लिम स्टूडेंट है उनको चूज करने के लिए बोला गया एडुकेशन और हिजाब के बीच में, जो फिर वायलेट करती है आर्टिकल 19 को भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। तो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 25 आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, यू शुड गो थ्रू देम वेरी वेरी डिलिजेंटली, ओके, पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड बाय वर्ड। So another article in Indian Express which is related to it, and there is a lot of it जो मुझे आपको इस बारे में समझाना भी है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि आई थिंक जस्टिस गुप्ता ने कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या सो जस्टिस हेमंत गुप्ता है सेड कि देखिए आप निजाम पाशा जी, आप ठीक है आप लड़ रहे हैं अपने पिटिशनर के बिहाफ पे, जो भी है हमें समझ आता है, लेकिन आप सिख कम्युनिटी की पगड़ी पहनने से या टर्बन पहनने से प्लीज कंपेयर मत करिए हिजाब को। क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत इस चीज का रीजन दिया है, इन्होंने बोला है 5 केस, आपको भी पता होगा 5 केस कौन से होते हैं? केस होता है बाल, कंगा होती है कॉम, राइट, कड़ा होता है दैट इज अ ब्रेसलेट जैसे मैं बात कर रही थी। तो ये जो जैसे किरपान होती है या किरपा भी कहते हैं कई लोग उसको, कर्व्ड नाइफ, तो ये है इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड कि ये जो 5 केस हैं ये 1925 एक्ट में लिखे गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ 1925 एक्ट जो यहाँ पे जज ने कहा है वो कौन सा एक्ट है? सिख गुरुद्वाराज एक्ट 1925। ये वही एक्ट है जो ब्रिटिश राज के टाइम पे आपको पता है बहुत मूवमेंट हुई थी सिखों द्वारा। आपको पता है महंत काफी करप्ट हो गए थे उस टाइम पे, महंत काफी करप्ट हो गए थे और काफी ब्राह्मणिकल वो चल रहा था, है ना, ये सब कुछ आपको पता है। तो फिर सिखों ने बहुत प्रोटेस्ट की थी जिसकी वजह से ब्रिटिश राज फोर्स हो गए थे एकदम, कि मतलब कन्विंस हो गए थे कि हाँ हमें इनके लिए लॉ लाना ही पड़ेगा। तब ये आया था द सिख गुरुद्वाराज एक्ट ऑफ 1925। अब ये जो एक्ट है हम तो ये जानते हैं कि एक इलेक्टेड बॉडी बनाई गई थी, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई थी, इससे आपको सबको पता है एसजीपीसी, है ना, जिसके वजह से ही फिर इलेक्शन होते हैं। आप देखते होंगे आसपास के गुरुद्वारों में इलेक्शन लड़े जाते हैं, वहां पे भी, है ना। तो वो तो ठीक है, ये हम सबको पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस एक्ट ने लीगली डिफाइन किया था कि एक सिख कौन होता है। तो जब उन्होंने सिख डिफाइन किया था उसमें 5 केस मेंशन है। तो इन सुप्रीम कोर्ट जज का ये कहना है कि देखिए हिजाब शायद मेंशन नहीं हो सकता कि एक कोर एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, उसमें ये मेंशन नहीं है कि आप मुस्लिम ही नहीं है कि अगर आप हिजाब नहीं करेंगे तो। मैं आपको बता रही हूँ जो जस्टिस ने कहा है, लेकिन जो सिख होने का आइडेंटिटी जो उनकी है वो रिकग्नाइज ही इससे की जाती है। और सिख वर्ड जो है जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन आपके साथ पढ़ी, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती थी आर्टिकल 25 की कि किरपान आप कैरी कर सकते हैं। सो देयर इज अ सेपरेट राइट फॉर सिक्स विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑल्सो बाय द 1925 एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और ये 1925 का जो एक्ट है ये क्लियरली आपकी इस बात से अलग कर देता है इस बात को। देखिए क्या ये भी बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, बट वी विल नॉट गो फर्दर इनटू इट। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी आर्टिकल्स को।
ओके, सो सुप्रीम कोर्ट फिक्सेस की क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनिंग ईडब्ल्यूएस कोटा। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो ग्राउंड्स ले डाउन किए गए थे सीनियर एडवोकेट द्वारा कि किन ग्राउंड्स पे बेसिकली ईडब्ल्यूएस कोटा बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वॉयलेट करता है। तो देखिए उसमें से 3 चुने हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे वो सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी। तो उन्होंने कहा है ठीक है, हमारा जो ब्रॉडर एम रहेगा वो यही देखने का रहेगा कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो ईडब्ल्यूएस कोटा को प्रोवाइड करती है 10% इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में, तो वो क्या वायलेट करती है बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन 3 ग्राउंड्स पे। पहला तो ये कि क्या बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। देखिए बेस्ड एंटायरली ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। देखिए इंदिरा साहनी जजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो उसका ये कहना था कि स्टेट कंप्लीटली एंड प्योरली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया कभी किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तब भी ये इशू उठा था ईडब्ल्यूएस को कोटा देने का। ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जब मंडल कमीशन बनी थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। तो जब इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दी जा सकती है। ठीक है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं वो मोस्टली दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड एज वेल, तो प्योर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लेकिन नहीं हो सकता। तो ये देखेंगे हम कि ये सही है कि नहीं। दूसरा ये है कि वेदर इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर बाय अलाउइंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इन रिलेशन टू। अब देखिए दूसरा ये है कि आप प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशंस है या कंप्लीटली गवर्नमेंट रन जो इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ उसी में रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा सकती है, तो आप प्राइवेट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है। तीसरा और लास्ट जो ग्राउंड है जिसपे डिस्कस किया जाएगा कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा से जो आप सिर्फ जनरल कैटेगरी को दे रहे हैं उसमें से आपने एससी बीसी ओबीसी एससी और एसटी कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करके उस स्कोप में से कंप्लीटली क्या आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है। अब देखिए मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद जीएसटी। दूसरा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इट इज एन अमेंडमेंट विच डील्स विद प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, फिर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो हम देख ही रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। 104th वगैरह भी आप देख सकते हैं, वो मतलब वो जो शेड्यूल्ड कास्ट और उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसको आगे एक्सटेंड करने का वो है वो, लेकिन दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Supreme Court wants job policy for transgenders in 3 months. Beautiful order, and obviously, as expected, it has come from Justice D.Y. Chandrachud's bench. I was expecting this from the judge. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है थर्सडे को, आपको हम 3 महीने का टाइम देते हैं कि आप प्लीज लीड करिए और डिवाइस करिए, बनाइए, फॉर्मुलेट करिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को जिससे जो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज हैं वो ट्रांसजेंडर पीपल के लिए ओपन किए जाएं। ठीक है, पर्टिकुलरली सिविल एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक पिटिशन डाली गई है शनवी पुन्नस्वामी द्वारा जो एक ट्रांसजेंडर पर्सन है तमिलनाडु से, जिनका सपना था कि वो he or she flies high as an airline cabin crew member, but that of course never took off because of the kind of discrimination that is prevalent in the workplaces. तो बात ये है, देखिए कोर्ट ने कहा है आप गवर्नमेंट पॉलिसी बनाइए अगले 3 महीने में। ठीक है, और ये जो आप ट्रांसजेंडर एक्ट लेके आए हैं 2019 का, ठीक है हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन पता है मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, एक्ट आ गया, उस एक्ट में लिखा गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह की नहीं हो सकती बेस्ड ऑन जेंडर, है ना, और इन तरह की, और रिक्रूटमेंट में ये वो प्रमोशन में किसी तरह की वो नहीं होनी चाहिए। बट बात ये है आपने तो बोल दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि ठीक है ओपन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, लेकिन पॉलिसी तो नहीं है प्रमोट करने के लिए इन तरह की। आप प्रमोट करिए सारी इंडस्ट्रीज को, सारी जगहों को जो एम्प्लॉय करती हैं कि आप प्लीज ट्रांसजेंडर पीपल के लिए वैकेंसीज निकालिए, मतलब जैसे भी पर्टिकुलरली नहीं, क्योंकि एम ये है कि वो हमारे सोशल मैट्रिक्स के साथ कंप्लीटली जेल कर जाएं। अलग से उनको कोटा देना मतलब वो नहीं है, वैसे तो ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि उनके लिए कोटा होना चाहिए कि नहीं, बट स्टिल यू शुड प्रमोट सच काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका सिर्फ ये कह देना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उससे हो क्या रहा है इन इंस्टीट्यूशन में आपको कभी पता ही नहीं चलेगा।
Spent nuclear fuel storage should be worked out. Very important, very important article. And this we will do completely. क्या क्या यहाँ पे लिखा है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता क्या है और इससे क्या दिक्कत आ रही है, AFR वगैरह, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे देना है आपको एक कर्सरी आउटलुक इस पूरे आर्टिकल का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रॉब्लम आती है हमें स्टोर करने में स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को, मैं भी बताऊंगी आपको स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल क्या होती है, स्पेशली जो हमें कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में, तो उसको प्लीज आप कुछ वर्क आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट। वी हैव बीन वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, वी हैव पास्ड आवर जजमेंट वे बैक इन 2018, वी हैव बीन वेटिंग सिंस देन, वेयर इज द सोल्यूशन, व्हाई हैवंट यू क्राफ्टेड आउट अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑन दैट। तो यही चीज बात हो रही है यहाँ पे। अब बात इन्होंने बोला है कि आप हेल्प ले लीजिए एक्सपर्ट्स की, जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है AERB, प्लीज उनके एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स की आप जितने भी हाईएस्ट लेवल के हैं उनसे बातचीत करिए, कोई एक पॉलिसी बनाइए तमिलनाडु के गवर्नमेंट के लोगों के साथ बैठ के, ठीक है। और ये सब कुछ बात की गई है। लेकिन देखिए ये जो पिटिशन डली थी ना, तो इस पिटिशन के बेसिस पे जिस पे जस्टिस ने ये बात की है, ये भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ही हैं, तो उन्होंने लेकिन रिजेक्ट कर दिया था कि जो पिटिशन डली गई थी उसमें बोला था आप कंप्लीटली शट डाउन ही कर दो न्यूक्लियर प्लांट को, एक जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेके बेंच ऐसा करे कि उस प्लांट को ही बंद कर दे। लेकिन जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्लांट को तो बंद करने वाली बात से डिसएग्री करके, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ, जो पब्लिक का कंसर्न है, जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से आ रहा है, वो काफ़ी जायज़ है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे कोई काम करिए। और देखिए ये जो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इससे हम कब से मतलब इनको हम इट हैड शॉर्ट एन एक्सटेंशन टिल जुलाई 2026 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द AFR फैसिलिटी। AFR फैसिलिटी क्या है? अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगी, डू नॉट वरी। For the construction of AFR facility in 2018, the court had given the corporation time till April 30, 2022, जो जा चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बात एक्चुअल में है क्या, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है। देखिए अगर हम सबसे पहले हमें समझना है न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या होती है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। यूरेनियम की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं, फिर फिजन कैसे होती है, न्यूट्रॉन्स कैसे दूसरे उसको ट्रिगर करते हैं, ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल या फिर एक न्यूक्लियर फ्यूल चेन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी सीरीज ऑफ डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, राइट, जिससे न्यूक्लियर फ्यूल प्रोग्रेस होता है थ्रू मतलब अपने क्रिएशन से लेके न्यूक्लियर फ्यूल के बनने से लेके उसके सेफ डिस्पोजल तक, उस पूरी साइकिल को कहते हैं हम न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो अगर हम बात करें इसमें 3-4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है फ्रंट एंड स्टेप्स, मतलब प्रिपेयरिंग द फ्यूल। ऑब्वियसली आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ओर में से उसको निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल उसको वो करेंगे फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट इज फ्रंट एंड स्टेप्स। सेकेंड इज सर्विस पीरियड स्टेप्स। सर्विस पीरियड स्टेप्स क्या होते हैं? यूजेज ऑफ द फ्यूल ड्यूरिंग द रिएक्टर प्रोसेस। ओके, रिएक्शन करवाना, रिएक्टर में कैंपेन करवाना, उसको फिजन करवाना, उसकी रिएक्शन को सस्टेन करवाना, ये होता है सर्विस पीरियड स्टेप्स। फिर लास्ट होता है बैक एंड स्टेप्स। बैक एंड स्टेप्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए सेफ डिस्पोजल करने के लिए या फिर रीप्रोसेस करने के लिए फ्यूल को, ठीक है। देखिए मैं आपको एक और एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ, पता नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट ऑब्वियसली आपके एक होलिस्टिक इंसान बनने के लिए, आपके दिमाग के डेवलप होने के लिए चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक होती है ओपन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, एक होती है क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। अभी मैंने बैक एंड स्टेप में 2 बातें बोली कि या तो सेफ डिस्पोजल कर दो या फ्यूल को रीप्रोसेस कर दो। जब सेफ डिस्पोजल हो जाता है ना, तब होता है ओपन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। लेकिन क्लोज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कब होती है? जब आप फिर फ्यूल को, जो स्पेंट फ्यूल है, उसको रीप्रोसेस कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्लोज लूप वही चल रहा है, इसीलिए क्लोज साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। देखिए जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं जो ऑपरेशन में हैं इंडिया के या बाकी कंट्रीज में, दे हैव सर्टेन फैसिलिटीज टू स्टोर न्यू एज वेल एज स्पेंट और यूज्ड फ्यूल, ठीक है। अरे देखिए मतलब जैसे क्या होता है स्पेंट फ्यूल, बेसिकली ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि एक
फिजन के द्वारा एक रिएक्शन सस्टेन करवाई गई पहले इनिशिएट, फिर सस्टेन किया उसने, फिर लेकिन 1/3 ऑफ द जो 18 महीने बेसिकली यूजुअली एक साइकिल चलती है जो खुद को सस्टेन कर जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उसके इतने टाइम बाद फिर क्या करना होता है, 1/3 ऑफ जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको, जो यूज फ्यूल है उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम यूजलेस बन जाता है, वो फिजन करने लायक ही नहीं बचा। लेकिन देखिए वो जो स्पेंट फ्यूल है, ठीक है, वो आगे न्यूक्लियर रिएक्शन के शायद ठीक नहीं है, पर उसमें प्लूटोनियम वगैरह तो है, रेडियो एक्टिव तो मटेरियल्स है ना उसमें, उससे काफ़ी हेल्थ को, इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज हो सकता है, किसी भी तरह का रेडियो एक्टिविटी है उसमें, तो इसीलिए उसका सेफ डिस्पोजल की ज़रूरत होती है। ओके अगर हम स्कीम फॉर स्टोरेज ऑफ स्पेंड फ्यूल की बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो इट इज टू फोल्ड। एक फैसिलिटी वो होती है विच इज लोकेटेड विद इन द रिएक्टर बिल्डिंग या फिर सर्विस बिल्डिंग, रिएक्टर बिल्डिंग के बिल्कुल प्रेमाइसिस के अंदर, रिएक्टर बिल्डिंग के, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल, ठीक है। तो लेकिन दूसरी फैसिलिटी वो होती है विच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द रिएक्टर, रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर नहीं होता, इट इज अवे फ्रॉम द रिएक्टर, जैसे हम अवे फ्रॉम रिएक्टर स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी कहते हैं, पर वो प्लांट के प्रेमाइसिस में ही होता है, न्यूक्लियर प्लांट से अवे नहीं है कि महाराष्ट्र में न्यूक्लियर प्लांट है और आप उसकी फैसिलिटी केरला में बना दो, ऐसा नहीं होगा, प्लांट के प्रेमाइसिस के विद इन ही, लेकिन रिएक्टर की बिल्डिंग के अंदर नहीं, तो ठीक है। तो अगर हम AFR स्पेंट फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी की बात करें तो इसकी जरूरत डे 1 से ही नहीं होती। देखिए कुंदम कुलम जो प्लांट है, इट हैज बीन रनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, लेकिन पहले दिन से ही इसके लिए एक AFR स्पेंड फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, प्रेमाइसिस के अंदर जो इनबिल्ट जो सर्विस बिल्डिंग के अंदर जो है उतने से काम चल जाता है, जो भी स्पेंट फ्यूल निकलता है, ठीक है। तो पर जो AFR फैसिलिटी है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज एंड व्हेन अ नीड अराइजेस, एंड नाउ द नीड हैज रिजन, ठीक है, आ गई है वो नीड ऐसी, क्योंकि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो यही सारी अगर हम बात करें, 2 AFR जो है हमारे इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, एक है तारापुर में मुंबई में महाराष्ट्र यानी कि, और एक है रावत भाटा नियर कोटा इन राजस्थान, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट क्रूशल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको देने की कोशिश करूं, तो जो स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल होता है जो रिएक्टर बिल्डिंग के अंदर होता है तो फिर वो दूसरी फैसिलिटी की जरूरत क्यों पड़ती है। बात ये है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, रिएक्टर की बिल्डिंग में आप कितनी बड़ी कैपेसिटी का वो कर लेंगे, ठीक है। तो और उसको सिर्फ इमीडिएट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है स्पेंट फ्यूल के, ओके, जो रिमूव करा जाता है रिएक्टर में से ड्यूरिंग रीफ्यूलिंग। लेकिन जो फिर उसके बाद जब कैपेसिटी उतनी नहीं रह जाती, तो फिर ऑब्वियसली आपको एक अलग सा प्लांट, मतलब अलग सी स्टोरेज कैपेसिटी भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए AFR comes into play. All right, now we will have to discuss certain articles very very quickly so that we can cover all the articles we have marked. All right. India-China troops disengage at LAC friction point in Ladakh. Now that we know कि 16th राउंड ऑफ इंडिया-चाइना कॉप्स कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी सितंबर 8 2022 को, उसके तहत कुछ अग्रीमेंट्स की गई थी और दोनों साइड्स का यही कहना है इंडिया-चाइना का कि इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स ने अग्री किया था कि वो जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं PP-15 उसके आसपास हम डिसएंगेजमेंट दोनों ही ट्रूप्स करना शुरू कर देंगे, वापस को जाने लगेंगे अपने पहले वाले पॉइंट्स पे और वहां से हटने शुरू हो जाएंगे कोऑर्डिनेटेड और प्लान्ड वे में। तो ये उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं, ये एक प्रिकर्सर है, ऑलमोस्ट हम उस तरफ बढ़ चुके हैं कि LAC स्टैंड ऑफ शायद खत्म हो जाए, क्योंकि दोनों ही साइड्स ने जो 2020 से जो चल रहा है बेसिकली इतना बड़ा स्टैंड ऑफ, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिसएंगेजमेंट, उसको खत्म करने का। अब देखिए कहीं लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मूव ली जा रही है, इट इज एक्चुअली बिकॉज उज्बेकिस्तान में SCO समिट हम इतने दिन से बात कर रहे हैं उस वजह से होने वाला है, जहाँ पे मिस्टर मोदी विल ऑल्सो गो, पुतिन इज ऑल्सो सेट टू कम देयर, एंड ऑफ कोर्स शी तो आएंगे ही। तो शी जिनपिंग और मिस्टर मोदी बात करेंगे या नहीं करेंगे, दैट इज नॉट सर्टन फॉर नाउ, बट शी एंड पुतिन आर गोइंग टू टॉक ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट, दैट्स फॉर श्योर. Okay, so let's see, some people are saying maybe it is because some kind of agreement has been reached and things like that. Why was West Bengal left out of talks with Bangladesh? Now it has to come. It has to come from Mamata Banerjee. Why? Because when I was discussing TISA with you, I had told you that West Bengal is a very crucial factor between India and Bangladesh. Now, since I was discussing a lot of things with you, जब मैं शेख हसीना की स्टेटमेंट्स आपके साथ बता रही थी, शेख हसीना very vividly I remember, उन्होंने ये कहा था, some relations are beyond politics. For example, Mamta is like a sister to me.
ओके, दे हैव वेरी गुड रिलेशंस, मतलब वो ईद और दुर्गा पूजा जो होती है दोनों एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स और वो देते हैं, स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं दोनों। सो दे हैव, क्योंकि बॉर्डर तो एक्चुअल में वही है ना, और बंगाली स्पीकिंग दोनों है ना, लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। और उन्होंने मतलब गांधीज का भी नाम लिया था बिकॉज शेख हसीना हैड स्पेंट 6 years, 6 long years विद इंदिरा गांधी, मतलब एट हर होम, क्योंकि हमने एग्जाइल दिया था, क्योंकि उनके पिता यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का जब असैसिनेशन हो गया था उसके बाद उन्हें यहाँ रहना पड़ा था, तो उन्होंने इसीलिए एक चीज कही थी। अब देखिए इनका ये कहना है, ममता बनर्जी जी का जो पब्लिकली तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को अपोज करती हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि तीस्ता वाटर का हम 55% ओन करते हैं लीन पीरियड टाइम में, यानी कि जो मानसून टाइम नहीं है, क्योंकि वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्रीय सरकार उस पर खुद से कुछ नहीं कर सकती। और इनका ये कहना है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश में कोई बातचीत हुई है और वेस्ट बंगाल को इंक्लूड ही नहीं किया गया, विच इज समथिंग आई कैन नॉट टॉलरेट। एंड इवन दो शेख हसीना ने एक डिजायर भी रखी थी कि मुझे ममता बनर्जी से मिलना है, लेकिन आपने मुझे इंक्लूड नहीं किया, एंड ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवेंशन इज देयर। Okay. NCRB report Nagaland tops in extortion, Assam in sedition cases. Now sedition you know क्योंकि आप वर्ड्स के थ्रू या फिर लिखित द्वारा या किसी ड्राइंग को करके ऐसा आप सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी ऑफेंसिव बातें या लोगों को इंसाइट करने की कोशिश करते हैं कि वो सरकार गिराने में हेल्प करें, दीज आर कॉल्ड सेडिशन वाले एक्ट्स। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटॉर्शन की, एक्सटॉर्शन क्या होता है, जो नागालैंड जिस पे टॉप करती है, हफ्ता वसूली टाइप चीजें नहीं होती, हफ्ता वसूली इज एक्चुअली द हिंदी वर्ड फॉर एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन में वो लोग टॉप पे हैं कि जबरदस्ती पैसे लेना और ये सब वगैरह। ओके, नाउ दिस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट एल्स इज लेफ्ट। ओके, निर्मला लिंक्स इन्फ्लेशन स्टेट फ्यूल टैक्सेस। निर्मला सीतारमन जी का ये कहना है, सी सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी वेरी नाइस टू पीपल, the central government is very very sensitive and responsive towards the grievances of people as far as fuel taxes is concerned. ओके, जब भी रेट बढ़ता है पेट्रोल का डीजल का तो हम मतलब लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देते, तो हमने तो अपनी तरफ से टैक्सेस कट कर दिए जब ग्लोबल ऑयल प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे। लेकिन आप फिर भी अगर कहीं कहीं स्टेट्स में देख रहे हैं स्टेट फ्यूल के जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि स्टेट जो टैक्स लगा रही है उसकी वजह से उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनका ये कहना है। तो बेसिकली सामने क्या मुद्दा आता है, वट एवर इज रिटर्न हियर इज एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं। देखिए स्टेट और सेंटर का जो फिनेंशियल रिश्ता है ना, ये एक हॉट टॉपिक है पिछले 4-5 सालों से। पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या हुआ है, पिछले 4-5 सालों में जीएसटी आया है। जीएसटी is the biggest issue. Every now and then we keep on reading about GST. My own focus is so much on GST, I cannot tell you. आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, I talk a lot about it क्योंकि काफी important है। तो इम्पॉर्टेंट ये है इस जगह इस आर्टिकल में से कि हमें जानना है कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं which have been actually kept out of GST. ओके, सो नंबर 1 इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसे हम लिकर कहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्यों बाहर रखा गया है जीएसटी से, आप इसका मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, आप समझ जाएंगे। अभी रिसेंटली आप मिस्टर सिसोदिया के अगेंस्ट देख रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर जिन पे सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लिकर पॉलिसी लेके आई थी। फिर आप हम देखते हैं कि पंजाब और तमिलनाडु नंबर 1 पे रहते हैं लिकर सेल्स में। कोविड के टाइम पे हमने देखा लिकर सेल्स बढ़ा दी गई थी क्योंकि सरकार को टैक्स चाहिए था, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे कोविड-19 में जब कोई रेवेन्यू ही नहीं आ रहा, तो है ना। तो इससे आपको पता चल गया, ये चीज आपके ध्यान में अगर रहेगी, हमेशा आप आंखें बंद करके भी सोचेंगे तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। नंबर 2 इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तो आपने साक्षात एग्जाम्पल देख लिया, स्टेट फ्यूल टैक्सेस का निर्मला सीतारमन जी का ये कहना है बहुत ज़्यादा है जिस वजह से रेट इतने ज़्यादा है। नंबर 3 इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो दैट यू अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप कैसे याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है अभी, उसके अगेंस्ट बहुत कुछ हम देख रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रही हैं। और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट पता कहाँ से आया है? सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की सरकार से आया है। आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों हर जगह जाके फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वो कर देती है
है ना। क्यों? क्योंकि स्टेट के हाथ में होता है ना, सेंटर ने थोड़ा देना है, स्टेट के हाथ में टैक्स होता है फ्री करना या लेना। तो इसीलिए अब आपको याद रहेगा, आपको गैम्बलिंग वगैरह भी पता है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आती, वो सारा रेवेन्यू जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाता है। So I hope you will always keep this in mind. US to refit Pakistan F-16s, India silent. Now India has maintained a studied silence a day after the US announced a $450 million package to refit Pakistan's large F-16 fighter fleet with the latest technological advances. देखिए, इंडिया अभी साइलेंट है, चुप है। क्यों? क्योंकि किस बात पे चुप है? बेसिकली यूएस ने अनाउंस किया है $450 मिलियन पैकेज। देखिए, ये इस पूरे उसका हमसे क्या लेना देना है मैं आपको बताऊंगी। एक ब्रॉडर इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमें जिस आंखों से देखना है एक आर्टिकल को, वो मैं हमेशा बताती हूँ आपको। एक चीज आपको सिर्फ फैक्ट लग सकती है, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू हैव टू सी इट इन अ ब्रॉडर वे। ओके, सो आई कीप हेल्पिंग दैट। उस चीज़ में तो मैं बताती ही रहती हूँ, बाकी यू कैन ऑलवेज रिमेन अलर्ट। अब देखिए, जो F-16 फाइटर फ्लीट है, इसमें ऑब्वियसली टाइम टू टाइम अपडेशन की तो ज़रूरत होती है, अपडेट करना ही होता है। तो यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है कि ठीक है, हम रीफिटिंग करेंगे, मतलब जिस तरह के एडवांसेस हो गए हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और ये सब कुछ बात हुई है। इंडिया ने कुछ नहीं कहा है। देखिए, क्यों बेसिकली इंडिया का भी कंसर्न है, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है ना। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे F-16 एयरक्राफ्ट पैकेज की, तो ये रोनाल्ड रीगन ने इनको अलॉट किया था 1980s में, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्पाइट हैवी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन साइड। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ऑब्जेक्शन दिखाई थी, तब भी उन्होंने ये कहा था, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि एयरक्राफ्ट वुड बी यूज्ड अगेंस्ट इंडियन टारगेट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन उस टाइम पे था। ओके, और ये सब कुछ, इनफैक्ट इंडिया ने उस टाइम पे ये कहा था, पाकिस्तान क्या करेगी, F-16 जो है उसको न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आर्म कर देगी, जो उन्होंने मतलब बहुत ही फोर्स्ड मैनर में वो लिए हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर बनाया है खुद को, और फिर वो बहुत खतरनाक स्टेट बन सकती है एक। तो लेकिन रीगन बीइंग रीगन, ही cleared the sale despite opposition from certain members of his own Congress. यूएस कांग्रेस के भी बहुत सारे मेंबर्स ने पाकिस्तान को ये डील देने से मना किया, but they went ahead with it. फिर 1990s में क्या हुआ, यूएसए ने कैंसिल कर दिया डिलीवरी ऑफ नियरली 30 F-16 एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान। ओके, क्योंकि क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट होने लगे थे 1998 में। फिर तो पता ही चल गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर जोड़ ही सकती है इससे। फिर जॉर्ज बुश ने भी इसको दोबारा सेल को वो किया, रीफिटिंग वगैरह किया, बाइडन ने भी यही किया है। बात ये निकलती है सीधी सी, हमें क्या लग रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट्स को ये लग रहा था कि मतलब, और इनफैक्ट इमरान खान को भी ये लग रहा था कि यूएसए और पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। नाउ यूएसए हैज़ नो अटेंशन टूवर्ड्स पाकिस्तान, जब तक उसको ज़रूरत थी पाकिस्तान की, जब उन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट अटैक्स करवाने थे अफगानिस्तान में, तब उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन किया, जो वो आज वही ट्रेन किए हुए यूएसए वाले लोगों को कश्मीर में भेजते हैं मिलिटेंट्स के रूप में। ठीक है, आपको ये सारी स्टोरी पता होगी, राइट? अगर नहीं पता तो यू कैन ऑलवेज रीड ऑन इट। तो फिर वही, तब फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान को उन्होंने तब यूज़ किया। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर ना हुआ, अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया वहाँ से। तब तक तो बीच में पाकिस्तान एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा था ना, तालिबान और यूएसए के बीच में। लेकिन अब खत्म, उन्होंने चले गए, तो लोगों को लगा पाकिस्तान और यूएसए का रिश्ता खत्म, यूएसए और इंडिया अब जय जय होगी अब इनकी। तो बट दैट्स रॉन्ग। इससे हमें इससे ये इंडिकेशन मिलती है इस आर्टिकल से कि यूएस विल कंटिन्यू टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। सो दिस इज समथिंग इंडिया कैन नेवर इग्नोर। इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री शुड कीप दिस इन माइंड, आई थिंक। ओके, तो यही मुझे आपको बताना था। 39 एक्जॉटिक एनिमल्स सीज्ड इन असम। असम में पहली बार ऐसा हुआ है, असम की पुलिस ने 39 एक्जॉटिक एनिमल्स लाइक जो दिल्ली की एक रजिस्टर्ड एसयूवी में लेके जा रहे थे, मतलब दिस वाज एक स्मगलिंग का केस है बेसिकली ये, जो एनिमल्स को इलीगल मैनर में ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं मिजोरम म्यांमार के बॉर्डर के आसपास। ये सब कुछ बताया इन्होंने, जिसमें चिंपैंजीज थे, बेबी वॉलोबीज थे, इन तरह के टर्टल्स भी थे। तो ये सारी चीज़ें। Okay, London Bridge is down. Now, as we know, Queen Elizabeth II of Britain, now she's no more. और आपको पता है ये 70 साल रूल करके गई हैं, एंड शी पास्ड अवे एट 96। अब देखिए, बहुत सारे क्रिटिक्स हमेशा ये बोलते थे
कि बोलते हैं आज भी कि शी लीव्स नो टैंजिबल मार्क, मतलब क्या ही छाप छोड़ के गई हैं वो अपनी। शी वाज लाइक अ रबर स्टैम्प ऑफ यूके, ये वो ऐसा बोलते हैं। पर हर लेगेसी इज रिमार्केबल, यू नो व्हाई? क्योंकि एक मोनार्की का, जिस मॉडर्न एरा में हम जीवित हैं, जब हर कंट्री हर चीज़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है, डेमोक्रेसी है, थिंग्स लाइक दैट, बहुत कुछ आ चुका है, तब भी एक मोनार्की का सर्वाइवल होना इतने रैपिड चेंज में, आप समझ सकते हैं 70 साल रूल करना बहुत बड़ी बात है। ये अपने में ही एक छाप छोड़ने वाली बात है। क्वीन एलिजाबेथ की अगर हम इंडिया से बात करें तो काफ़ी अच्छा रिश्ता था इनके दिल में, काफ़ी हमारे लिए बहुत प्रेम था। कैसे पता चलता है ऐसे? क्योंकि ये फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क थी जब उन्होंने थ्रोन को एक्सीड किया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। मतलब इन्होंने 1952 में शायद थ्रोन लिया था, और वो काफ़ी चेरिश करती थी वार्मथ और हॉस्पिटैलिटी जो उन्हें भारतीय नागरिकों ने दी थी जब भी वो यहाँ पे आई थी। शी हैज़ हैड 3 स्टेट विजिट्स टू द कंट्री अपने पूरे रेन के दौरान। एक है 1961 में, दूसरा है 1983 में, तीसरा है 1997 में। 1983 की तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये 1983 की पिक्चर है, और ये महात्मा गांधी जी के राजघाट पे है, नवंबर 18 1983। ओके, सो आई थिंक यू हैव सीन दिस। ऑल राइट, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि अभी रिसेंटली अभी हमने फोटो देखी थी परसों के, लिज ट्रस्ट जो 15th प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो उनसे हाथ मिला रही थी जाके, क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन ने ही इनवाइट किया था कि गवर्नमेंट बनाने के लिए लिज ट्रस्ट को, उनके पूरे मेंबर्स को। तो बट शी वॉज क्रिटिकली इल एंड शी इज नो मोर नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सेंटर सेट्स 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस। देखिए राइस का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा भारत में बढ़ रहा है। देखिए ये एक ऐसा मेजर है, आपको कैसे बताऊँ, ये एक्स्ट्रा मेजर्स होते हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। ये चीज़ भी आप एक ब्रॉडर उसमें देखिए, सिर्फ ये मत देखिए कि सेंटर ने 20% टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। नो, क्यों बढ़ाइए ये समझने की कोशिश करिए। क्योंकि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, ठीक है, आरबीआई जो करती है वो करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह, फिर सरकार जो करती है प्रोडक्शन वगैरह, उन्होंने जैसा करना है हैंडल, ठीक है, सप्लाई बढ़ाना। लेकिन एक है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को टैकल करना। जब आप अपने एक्सपोर्ट रोक दिए किसी एक कमोडिटी के बाहर, तो ऑब्वियसली आप इंश्योर कर रहे हो टेम्परेरली कि वो जो एक्सपोर्ट करने, कई लोगों को लालच होता है कि एक्सपोर्ट ही करना है, चाहे हमारे यहाँ के लोग भूखे मर जाए, रेट्स कितने ही बढ़ जाए, है ना। तो एक्सपोर्ट ना हो पाए, वो भारत में बेचा जाए, जिससे क्या होगा कि महंगाई कम हो जाएगी, इसीलिए ये मेजर लिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू माइट कीप, यू एक्चुअली शुड कीप इन माइंड। और इन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी है 20% राइस पे, ब्राउन राइस पे, सेमी मिल्ड राइस पे, होली मिल्ड राइस पे, जो सितंबर 9 से इफेक्ट में आ जाएंगे। इट इज़ डन टू कर्ब प्राइस गेन्स। अब प्राइस गेन्स क्यों हो रहे हैं, हम ये भी देख लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो खारिफ पैडी सोइंग है वही मतलब उसका जो बोया गया, बीज को बोया गया था पैडी के, वही बहुत कम सो किए गए थे। क्यों? क्योंकि मॉनसून ही बहुत ही अनइवन था, और फार्मर्स को इतनी होप ही नहीं थी कि ऐसा प्रोक्योर किया जाएगा और उनके उगी उपज सही होगी, इस वजह से। और मॉनसून भी काफ़ी अनइवन आया है, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आई थी। ओके, मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉस्टिंग $14 बिलियन अ ईयर। दिस इज अ फैक्ट यू कैन नोट डाउन, एंड दिस इज समथिंग यू कैन एक्चुअली पे अटेंशन टू। क्योंकि जो पुअर मेंटल हेल्थ है अमंग एम्प्लॉयज ऑफ सर्टन कॉरपोरेशन, वो इंडियन कंपनीज को कॉस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड मैनर $14 बिलियन अ ईयर। किस किस रूप में? एब्सेंटिज्म, मतलब अगर दिमाग सही नहीं होगा, स्ट्रेस होगा, आप ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट एब्सेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द जॉब, है ना। या फिर एट्रेशन, सही से काम नहीं कर पाना, या फिर बहुत सारे और रीजंस की वजह से। ये डेलॉइट की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है। ओके, जो ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद काफ़ी चैलेंजिंग बन चुकी हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत स्ट्रेस आया है ना। दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। हम बहुत बार जब हम नरेगा पढ़ते हैं, तो फिर हम बहुत बार ये पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, देखिए सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही थोड़े ना लोग अनएम्प्लॉयड हैं या लोग गरीब हैं जिन्हें आप 100 दिन की वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते ही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि आप इसका अर्बन वर्जन भी लेके आइए, है ना। कि तो एमजी नरेगा का एक अर्बन वर्जन, जैसे हम अगर हम राजस्थान उसका एग्जाम्पल बनता है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि राजस्थान का एक एग्जाम्पल आपके पास है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये हर एक सिटी को जो भी राजस्थान की है उधर ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे गणेश विसर्जन का मतलब वो चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आएगी, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट।
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडियन एक्सप्रेस। ओके, नाउ इंडियन एक्सप्रेस में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। आपको सबसे पहले तो ये पता है कि कर्तव्य पाथ फाइनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जो स्टैचू है उसको भी अनवील कर दिया गया है। मिस्टर मोदी सेज दैट वो सारे सिंबल ऑफ स्लेवरी थे ऑब्वियसली, क्योंकि किंग जॉर्ज की वहाँ पे जो मूर्ति हुआ करती थी राजपथ के वहाँ पे, जिसे हम किंग्स वे भी कहते हैं। देखिए बेसिकली पता है, इससे तो एक चीज़ तो है ही कि हमने स्लेवरी वाले उसको जो ब्रिटिश एरा में हुआ करता था उसको गिव अप कर दिया। बात ये है कि राजपथ से मतलब राइट्स रॉयल्टी से हम टर्न कर रहे हैं वर्ड को कर्तव्य पाथ में, मतलब जो राज धर्म है, ड्यूटी, राइट्स से ड्यूटीज में। ये मैं आपको बता रही हूँ इंटरप्रिटेशन इसकी, आप ये चीज दिमाग में रखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखिए फैजल का डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, उनके यहाँ पे क्या हुआ था, कुशियारन वाली जो एक विलेज है वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था कि अगर हम एज ऑफ 2021 देखें तो वहाँ का जो फॉरेस्ट डेटा था वो सिर्फ 1.34% फॉरेस्ट कवर था इस पर्टिकुलर विलेज एरिया में, वन ऑफ द लोएस्ट इन द स्टेट। तो इनको काफ़ी अर्बन फॉरेस्टेशन करना था, किसी भी हाल में थोड़ा ग्रीनरी बढ़ानी थी। तो अर्बन फॉरेस्टेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मियावाकी। इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया, माई विलेज माई फॉरेस्ट। तो इन्होंने मियावाकी मेथड जो एक जापानीज मेथड है, जिन्हें स्टार्ट किया गया था जापानीज बॉटनिस्ट जिनका नाम था अकीरा मियावाकी 1980s में। देखिए ये क्या टेक्निक है मैं आपको बता देती हूँ, जिसके थ्रू आज ये इतना ज़्यादा, देखिए आप देख सकते हैं कितनी जल्दी, सिर्फ एक ही साल के अंदर ही इतना बड़ा डेंस वो बन चुका है, एक्चुअली मिनी फॉरेस्ट बन चुका है। एक्चुअली मियावाकी टेक्निक में क्या होता है, मियावाकी टेक्निक बहुत ही छोटे समय में पूरा फुल फ्लेजेड एक फॉरेस्ट तैयार कर देती है और काफ़ी डेंस, क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है प्लांटिंग 2 to 4 ट्रीज पर स्क्वायर मीटर। सोच रहे हैं कितनी छोटी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे स्पेसेस, इन द सेंस बहुत ही छोटे एरिया में बहुत बड़ा फॉरेस्ट बनाना, मतलब ज़्यादा गैप भी ना देना फॉरेस्ट ग्रो करने में, मतलब ट्रीज ग्रो करने में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इससे, मैं यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है शायद, माइक्रो फॉरेस्ट ग्रो करने का ओवर स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। इनका क्या किया इन्होंने, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स उगाते हैं मियावाकी टेक्निक पे, जिससे क्या होता है कि ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, क्रीपर्स हैं, जितने भी हैं वो सारे इकट्ठे उगा दिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे स्पेसेस में, ज़्यादा गैप नहीं दिया उगाने में। जिससे क्या होगा कि एक फेयरली डेंस मैनर में सब ग्रो करेगा एक छोटे से ही प्लॉट ऑफ लैंड में, जिससे सिर्फ ना ही ट्रीज होंगी, श्रब्स की कैनपीज होंगी, सब कुछ होंगी। एंड दिस इज 9 to 10 months में ये सब कुछ उग जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये माइक्रो फॉरेस्ट होता है इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, फिर इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये फॉरेस्ट जैसे होता है ना, कभी ध्यान भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉरेस्ट अपने आप, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट रहेंगे यार, मतलब जैसे नेचुरल फार्मिंग चलती है वो चलती रहती है। ओके, वाइल दीज नंबर्स डू प्रोवाइड, अब देखिए एमएसएमई की बात हो रही है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हर 6 लोन्स में से एक लोन जो एमएसएमईज को दिए गए थे एक पैकेज द्वारा, कोविड-19 पे जो सरकार कोविड-19 रिलीफ पैकेज में लेके आई थी, एक्सटेंडेड क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी जो लेके आई थी, उसके तहत एमएसएमईज को यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को 6 लोन्स में से एक लोन ऐसे था जो एनपीए यानी कि बैड लोन में कन्वर्ट हो रहा था। ये रिपोर्ट बताती है, एक सेकेंड मैं ये देख लूँ कि कोई और आर्टिकल तो नहीं छूट गया, नो तो जिससे हमें ये पता चलता है कि एमएसएमईज का जो फिनेंशियल स्ट्रेस है उसका स्केल क्या है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन देखिए, बात ये है कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है ना वो तो फॉर्मल एमएसएमईज की आई है। फॉर्मल एमएसएमईज क्या होती है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है बेसिकली, फॉर्मल सेक्टर आपको पता है 10 एम्प्लॉयज़ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेशन अगर होगा, जीएसटी भरते होंगे, तो इन तरह की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो फॉर्मल होती है। लेकिन आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हम सब जानते हैं 85% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज इनफॉर्मल, तो उनका डेटा तो आ ही नहीं रहा। आप सोचिए अगर आप कह रहे हैं कि ये फॉर्मल एमएसएमईज जिनके पास एक्सेस है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस का, उनमें आप इतना स्ट्रेस बता रहे हैं, आप सोचिए इनफॉर्मल एमएसएमईज का बात क्या हालत हुई है कोविड के टाइम पे। जिस मतलब ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम जानते हैं कितने सारे काम बंद हो गए, कितनी सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। इवन आई फॉर माई पार्ट नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिनके ऐसे काम पूरे बंद हो गए। सो ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि वो इनफॉर्मल एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे से बिजनेसेस हैं जो जिनके पास एक फॉर्मल एक्सेस भी नहीं है फिनेंस का, तो उनका तो कोई काउंट होता ही नहीं। फॉर द इनफॉर्मल MSMEs much larger in number, of course, the financial stress is likely to have been greater as most of the measures announced by the government to help the MSMEs deal with the fallout of the pandemic
flows through the formal monetary channels. ओके, इनफॉर्मल MSMEs आपको पता है उनके पास कोई फॉर्मल क्रेडिट उसका वो नहीं होता है, दे हैव फेयर्ड वर्स, और बस यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और बात ये है कि हमें ये पता है MSMEs चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दे एम्प्लॉय अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द लेबर फोर्स, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है देयर कंटिन्यूइंग फाइनेंशियल स्ट्रेस पॉइंट्स टू द सिमरिंग डिस्ट्रेस इन द लेबर मार्केट। अगर मतलब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में अगर एक MSME फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो ऑब्वियसली लेबर मार्केट भी तो स्ट्रेस में है, लेबर मार्केट की तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। आप ये सोचिए, अगर MSMEs, आप सोचिए कि एक छोटा सा, अगर एक छोटी सी फैक्ट्री है जो कोई भी छोटे से प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो जो फैक्ट्री है सपोज करिए उसमें 5 ही लोग काम करते हैं, अगर वो बंद हो गई फैक्ट्री किसी कारणवश तो 5 लोग अनएम्प्लॉयड भी तो हो गए। ऐसे 5 कितनी सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज या छोटे छोटे बिजनेस जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह बनाते हैं, वो अगर बंद हो गए तो कितनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लेबर डिस्ट्रेस भी तो है। सिर्फ MSME या फिर कैपिटलिस्ट या ओनर्स के परस्पेक्टिव से नहीं, लेबर्स के परस्पेक्टिव से भी देखिए। चाइनाज सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत हमें सीखना चाहिए इनफैक्ट हर कंट्री को एक दूसरे से। एंड चाइना इज ऑफ कोर्स डूइंग अ लॉट इन द सेक्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल. So is India. I am not discriminating against my own country, not at all. तो पर ये चीज़ क्या है, चाइना ने पहला ऐसा फुली सोलर पावर्ड एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे हम UAV कहते हैं, फुली सोलर पावर्ड, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उसकी मेडन टेस्ट फ्लाइट को, मतलब पहली टेस्ट फ्लाइट को। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है जिसे हम हेल UAV कह रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई ऑल्टीट्यूड दोनों का मतलब मैं बताती हूँ आपको क्या है, कि ये बहुत ही, इसका नाम क्या है, किमिंगशिंग 50 या फिर मॉर्निंग स्टार 50 इस ड्रोन का नाम है। इट कैन फ्लाई अबव 20 किलोमीटर ऑफ ऑल्टीट्यूड where there is a stable airflow and there is no cloud there, ठीक है, 20 किलोमीटर से ऊपर का ऑल्टीट्यूड है जहाँ क्लाउड्स नहीं होते, जिससे हेल्प होती है ड्रोन को कि वो मैक्सिमम यूजेज कर सके सोलर पैनल्स की, टू स्टे फंक्शनल फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशंस। इनफैक्ट कहीं साइंटिस्ट का ये कहना है कि इट कैन ऑपरेट विदाउट अ ब्रेक फॉर मंथ्स, इवन ईयर्स, मतलब बिना उसको दोबारा से कुछ वो किए रोके ये मंथ्स और ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है। ओके, सो आई वांटेड टू डिस्कस some topics with you regarding US की जो हम देख रहे हैं, US के मिड टर्म इलेक्शंस से रिलेटेड। देखिए, आप देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जेरी मैंडरिंग क्या होता है या फिर स्टेट बायसनेस क्या है, और ये सब कुछ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, शायद आपको यही नहीं समझ आता होगा। बहुत बारी हम पढ़ते हैं कि जो बाइडन और शी एक दूसरे के जो कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो सब कुछ अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। दोनों इलेक्शंस जीतना चाहते हैं, दोनों की पार्टियां अपनी अपनी जगह पे। आपको पता है चाइना की कांग्रेस होने वाली है अभी रिसेंटली, जिसमें शी इज एक्सपेक्टिंग अ थर्ड टर्म फॉर हिमसेल्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। और अगर हम US की बात करें तो वहाँ पे नवंबर 8 को होने वाले हैं मिड टर्म इलेक्शन। सो व्हाट आर मिड टर्म इलेक्शंस, व्हाट इज द US एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, व्हाट इज ऑल अबाउट, ओके। और ऑब्वियसली इंडिया और US का कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन है वो तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा ही, ओके। अब देखिए, जो नवंबर 8 2022 को मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, इस इलेक्शन में होने वाला है 435 सीट्स जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि लोअर हाउस की, उसके लिए इलेक्शन, और 35 सीटें, इट इज़ लाइक अराउंड 1/3 ऑफ द 100 सीट जो सेनेट की है। तो इनके लिए इलेक्शन होने वाला है। और भी इसके साथ साथ कुछ कुछ लोकल इलेक्शंस भी होंगे नवंबर में। अब देखिए क्या हुआ है एक्चुअल में, 2020 का सेंसस आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे सेंसस के बाद ही उसके बाद इन तरह के इलेक्शंस, यूजुअली ऐसा होता है ना, जब डिलिमिटेशन होती है तो उससे पहले सेंसस होता है। 2020 का सेंसस इनके पास आ गया है, जिसके तहत इन्होंने बाउंड्रीज वोटिंग डिस्ट्रिक्ट्स की रीड्रॉ कर ली हैं स्टेट की अथॉरिटीज़ ने। अब देखिए बहुत सारी कंट्रोवर्सी, जेरी मैंडरिंग एलिगेशन इन पे लगती है, स्पेशली US से ही हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जेरी मैंडरिंग का, जो आज BJP पे एलिगेशन लगती है कि वो JNK में उन्होंने जेरी मैंडरिंग की है। उनका ये मोटो है कि वो हिंदू वोट ज़्यादा करने की कोशिश करें, जम्मू में सीट्स बढ़ा देना और थोड़ा सा बाउंड्रीज को रीड्रॉ कर लेना और ये सब वगैरह। कई लोग कहते हैं जेरी मैंडरिंग का एक एग्जाम्पल है, बट लेट्स एग्जैक्टली सी कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है और क्या है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बहुत कुछ और लिखा हुआ है।
ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए पहले तो क्या था, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में बात ये चल रही थी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी जीतने उनके बहुत ज़्यादा आसार थे, क्योंकि बाइडन इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग वेरी ग्रेट और बहुत लोग काफ़ी अगेंस्ट है बाइडन के। लेकिन अब क्या हुआ है, थोड़ा सा पासा पलट गया है। कैसे पलट गया है एक्चुअली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रिसेंटली एक रो वर्सेस वेड, आपको पता है, क्लासिक जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट की आई है। दुनिया आगे बढ़ रही है, ये सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी पता नहीं कहाँ जा रही है इनकी। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन को रूल आउट कर दिया कम्प्लीटली, विच इज़ ऑफ कोर्स जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं, मतलब उनके फेवर में, फेवर इन द सेंस उसको उनको लोग ज़्यादा फेवर करेंगे, क्योंकि कॉन्जर्वेटिव स्टेप है ये काफ़ी। बात ये है फिर कैपिटॉल हिल, जो कैपिटॉल राइट्स हुए थे, जो ट्रंप के सपोर्टर्स ने किए थे, फिर वो भी रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट जाता है। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो उनके अगेंस्ट चले गए। तो और स्पेशली अभी तो आप देख रहे हैं ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स उठा के अपने ये फ्लोरिडा के रियल एस्टेट अपनी प्रॉपर्टी पे ही ले गए मिस्टर ट्रंप। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनको जोकर दिखाती हैं, और शायद डेमोक्रेटिक पार्टी के थोड़े से फेवर में काम कर जाए, पर डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ डूइंग नो गुड। वो भी कुछ खास कर नहीं रहे, बहुत कुछ उन्होंने बिगाड़ ही दिया है। स्पेशली जो अफगानिस्तान से विड्रॉल हुआ, ट्रूप विड्रॉल, दैट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओवरव्यू ऑफ यूएस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। देखिए जो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम है, ऑफ कोर्स इट इज अ ट्राई पार्टीशन ऑफ पावर, आपको पता है, जिसे हम डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। आई सेड डिवीजन एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर इज बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल ब्रांचेस, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जो यूएस ने भी बोरो किया था किनसे, फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू से, और हमने यूएस से बोरो किया है। ठीक है, और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये तीनों ब्रांचेस में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, ये सब कुछ हम पता है, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है इंपॉर्टेंट एक्चुअल में है क्या। देखिए आपको एक और चीज़ भी पता होगी कि हमारे केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर है। लेजिस्लेचर अगर यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा मिलकर कोई लॉ बनाते हैं, तो प्रेसिडेंट के साइन के लिए जाते हैं, तो वो उसे वीटो कर सकते हैं, राइट, वीटो कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो लेकिन हमारे केस में ये होता है, वीटो कर दी तो कर दी या तो फिर वो वापस भेजेंगे, फिर दोबारा वो जो हमारा लेजिस्लेचर है आपस में उसे थोड़ा सा चेंज वेंज करके फिर वापस भेज देंगे, फिर तीसरी बार में उन्हें पास करना ही पड़ता है हमारे प्रेसिडेंट को। लेकिन यूएस के केस में क्या होता है कि अगर बाय चांस मतलब एक लॉ बना कांग्रेस द्वारा, फिर कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को भेजा यानी कि बाइडन को भेजा, फिर अगर उसने वीटो कर दिया तो फिर वो दोबारा कांग्रेस के पास आ गया, फिर कांग्रेस क्या करेगी, इसे पहले वाली मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की जगह 2/3 ऑफ मेजोरिटी, मतलब एक ग्रेटर मेजोरिटी से उसको पास करेगी उस लॉ को। फिर अगर बाइडन के पास गया तो मतलब उन्होंने वीटो को भी खारिज कर दिया बाइडन की, ठीक है, फिर वो लॉ बनेगा ही बनेगा। तो ये सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए। और क्या है एक्चुअल में, ऑलराइट, एक स्मॉल स्टेट बायस के बारे में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है यूएसए में, एक स्मॉल स्टेट बायस है। क्या है ये बायस एक्चुअली, एक्चुअल में जो यूएस इलेक्टोरल सिस्टम है, इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रोइंग chasm between the rapidly growing, densely populated and increasingly diverse states along the two coasts. Okay, given that under US Constitution, अब देखिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ 2 सेनेटर्स इलेक्ट किए जाएंगे एक पर्टिकुलर उससे स्टेट से, ठीक है, हर एक स्टेट में से सिर्फ 2 ही सेनेटर आएंगे। लेकिन देखिए एक्चुअल में स्मॉल स्टेट बायस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि कई स्टेट्स बहुत बड़ी हैं जैसे कैलिफोर्निया, ठीक है, और कई स्टेट्स बहुत छोटी हैं जैसे वाइमिंग। इट इज़ द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ यूएसए, लेकिन उधर से भी 2 ही सेनेटर्स आएंगे और उधर से भी 2 ही सेनेटर्स आएंगे, समझ रहे हो आप, कैलिफोर्निया से भी। तो इट स्मॉल स्टेट बायस, मतलब झुकाव स्मॉल स्टेट की तरफ ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा पावर कम में ज़्यादा पावर ला रही है छोटी स्टेट्स भी। ओके, दिस मीन्स दैट जस्ट टू ब्रेक इवन 100 सीट सेनेट, डेमोक्रेट्स नीड टू विन अ फार ग्रेटर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। देखिए बात की जाए फिर इससे क्या होता है, वोटिंग शेयर की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। अगर हम 50 देखते हैं, 50 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 56.5% ऑफ द वोटर्स, लेकिन 50 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ 43.5% ऑफ द वोटर्स। मतलब वोट शेयर चाहे किसी उसका ज़्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन सीट्स तो मतलब इक्वल ही है ना दोनों की। आप देख रहे हैं ना कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी डेमोक्रेटिक पार्टी को, क्योंकि अभी सेनेट में वो कम है। वोट शेयर ठीक ठाक होने के बाद भी, ज़्यादा होने के बाद भी डेमोक्रेट से उनके पास सीट्स कम है, 2 सीट्स कम है सेनेट में। तो दिस इज एग्जैक्टली स्मॉल स्टेट बायस। ओके, वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग इज एन एक्सेस। ओके, अब हम बात करते हैं जेरी मैंडरिंग और इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्या है।
इसमें क्या होता है बेसिकली, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। इट इज कंडक्टेड अक्रॉस द यूएस कांग्रेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव डिस्ट्रिक्ट्स एवरी डेकेड, हर 10 साल में, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस के बाद, ठीक है। जेरीमेंडरिंग, लेकिन जेरीमेंडरिंग क्या होता है, कैलकुलेटेड पॉलिटिकल गेन्स के लिए रीड्रॉ करना। इन द सेंस, मैं आपको एग्जाम्पल अभी दूंगी, अभी हम पढ़ लेते हैं। मतलब डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स, देखिए जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज में उनके, ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट क्लास बहुत ज़्यादा है ना, ट्रम्प को नहीं, अर्बन एरियाज में डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज में काफ़ी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड ब्रेन्स हैं और बहुत ज़्यादा राइट्स को लेके, ब्लैक राइट्स मूवमेंट्स वगैरह, ब्लैक लाइव्स मैटर, ये सब बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज में होता है। और रिपब्लिकन्स की बात करें, ओके, ये सब कुछ बात की है। देखिए मैं आपको एक सिंपली तरीके से बताती हूँ जेरीमैंडरिंग क्या होता है। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक स्टेट है, उसके डिस्ट्रिक्ट्स को हमें रीड्रॉ करना है, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ आपको, ठीक है। उसके डिस्ट्रिक्ट को हमें रीड्रॉ अगर करना है, डिस्ट्रिक्ट्स को, तो आप सपोज करिए, अगर मैं बीजेपी का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप प्लीज इसको ऑफेंसिव मत लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लेने के लिए आपको बता रही हूँ। तो अगर एक पार्टी का हिंदू सपोर्ट बेस ज़्यादा है, लेकिन एक स्टेट है उसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन अगर एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 50-50 है, बाकी स्टेट्स में मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन हमें पता है कि जो हिंदू मेजॉरिटी, हम क्या करें, अगर एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिंदूज को जोड़ दें, ठीक है, फिर उसको हम रीड्रॉ करके पॉलिटिकल बाउंड्री ऐसी बना दें कि वो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, अगर हम एग्जाम्पल लें, तो उसकी सीट्स ज़्यादा आएंगी अगर बाउंड्रीज को इन तरह से ड्रॉ किया जाएगा तो, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, थैंक यू सो मच।